हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम फैंटास्टिक हैं। आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। आप सब लोग बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, एकदम मस्ती से तैयारी कर रहे हैं। यही मैं उम्मीद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी उम्मीद बहुत ही सच है, ठीक है। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, और भी स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए हम आ गए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, ठीक है। अब ये वीडियो जो है, मैं अगर कहता हूँ कि ये वन ऑफ द नहीं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक होता है इंपॉर्टेंट। इस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है यूपीएससी की जर्नी की। बिकॉज ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मेंस आंसर राइटिंग। बेटा इस चीज को, इस गेम को ना जल्दी कोई क्रैक नहीं कर पाता है। अगर आपने अपनी तैयारी की इसी फेज में, आप जिस भी फेज में, इनिशियल फेज में तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप बीच में हैं या फिर आप अभी तक मेंस आंसर राइटिंग नहीं समझ पाए हैं, समझ तो पाए हैं, बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे जानते हैं अरे आंसर ही तो लिखना है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये यूपीएससी है, इसकी डिमांड्स बहुत अलग है आंसर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखना है, इसका मैं आपको आज कैसे लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, क्या करना है, आज आपको कंप्लीट कंप्लीट गाइड मिलने वाला है। तभी मैंने नाम क्या दिया है, मेंस आंसर राइटिंग गाइड। ये आपका कंप्लीट गाइड है। जैसे ये गाइड आपको रास्ता दिखाता है ना पूरा, ये वीडियो आपको पूरा रास्ता दिखा देगा कि किस तरीके से आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। और साथ ही साथ हम दो वो भी देखेंगे, दो क्वेश्चंस भी देखेंगे, दो क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने स्टैटिक पोर्शन से लिया है आपको स्टैटिक का सिखाने के लिए, और एक पोर्शन मैंने करंट अफेयर्स से लिया है। अभी ये करंट नहीं, जब वो मेरे लिखे आंसर से, जब मैंने वो आंसर लिखा था तब वो करंट का टॉपिक था, आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि होता क्या है मेंस आंसर राइटिंग में। देखिए, मैं फिर से आप लोग से बोल रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यूपीएससी की जर्नी का। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि प्रीलिम्स के बाद लिख लेंगे या उसके बाद सीख लेंगे, नहीं। रोज कम से कम 2 से शुरू करो, तभी 2 ही क्वेश्चन दूंगा आपको मैं। 2 से शुरू करो, 2 आंसर लिखने चालू करो। स्पीड, क्योंकि अभी टाइम भी लगेगा ना, इतना टाइम भी नहीं दे सकते, पढ़ना ही बहुत कुछ है, ठीक है। रिवाइज भी करना है, करंट भी पढ़ना है, तो टाइम लगेगा। अभी 2 क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लगेगा। और अभी टाइम के पीछे मत भागना स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई ऐसा मत करना कि फोन की स्टॉप वॉच ऑन करके या टाइमर ऑन करके लिख रहे हो, नहीं, अभी नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलो। अभी तो मैं कहूंगा अगर तुमको देख के भी लिखने पड़ रहा है ना आंसर, तो लिखो। पहले राइटिंग हैबिट डालो, अपने आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करो। पहले स्ट्रक्चर कैसे तैयार करूंगा मैं बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले अपने आंसर का स्ट्रक्चर तैयार करो, वो उस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बैठाओ कि तुम्हारी जब भी कलम चले ना आंसर लिखने के लिए, तो तुम्हें अपने आप को रिमाइंड ना कराना पड़े कि अच्छा पहले इंट्रो लिखना है, अच्छा फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। नहीं, ये आपके सिस्टम में क्या हो जाना चाहिए, इनबिल्ट हो जाना चाहिए, जो ये आपका पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न सबसे पहले दिमाग में बैठाओ। ये हो गया आपका पहला टारगेट। छोटे छोटे टारगेट में चलोगे। अगला टारगेट क्या हो जाएगा कि वर्ड लिमिट में लिखना, ये आपका टारगेट है, ठीक। फिर तीसरे, चौथे या पांचवें नंबर पे आपका आखिरी में आएगा कि आपको टाइम में लिखना है। अभी टाइम में नहीं, मैं तो कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, देख के लिख रहे हो अगर तो भी लिखो। अभी टारगेट क्या है, 2 टारगेट आपके हैं कि आपको पैटर्न अपने दिमाग में बिठाना है कि इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और दूसरा अभी आपको वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है कि इसे, अभी ये 2 आपके टारगेट हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। रोज अर्नी आंसर राइटिंग रोज करनी है। 2 क्वेश्चन मैं दूंगा। कल किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से 15 नवंबर का डीएनए अपलोड नहीं हो पाया था, आज अपलोड हो जाएगा अभी इस वीडियो के थोड़ी देर बाद, ठीक है। उसमें मेंस का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, मेन सेगमेंट जो हमारा होगा, जहां पे मेंस से रिलेटेड जो एडिटोरियल जो न्यूज है उसका एक्सप्लेनेशन जो होगा, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उन दोनों क्वेश्चन को लिखकर आपको भेजना है मुझे मेरे मेल पे। मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा विद इन 48 आवर्स, ठीक है। कोशिश करूंगा 24 आवर्स में ही कर दूं, नहीं हो पाएगा तो 48 आवर्स, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चेक करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स मैं आपको उस क्वेश्चन का जो करेक्शन किया हुआ कॉपी है वो रिवर्ट बैक करूंगा, ठीक है। मेल अपना मैंने पिछली आईडी में, पिछले वीडियो में मेंशन कर ही दिया था, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लेकिन लिखना जरूर है बेटा, जरूर लिखो। मैं आपको बता रहा हूं,
यही नैया पार लगाएगा, यही नैया पार लगाएगा। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि बेसिक्स क्या हैं, बेसिक्स क्या हैं, बेसिक्स क्या है। चलो पहला देखो, पहला तो आपकी 3 बॉडी में आपका डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 3 में डिवाइड होना चाहिए। इंट्रो, पहला इंट्रो, दूसरा जो आपकी मेन बॉडी है वो, ठीक है, तीसरा है कंक्लूजन। इन 3 मतलब आप लिखोगे नहीं ऐसा, है ना, ऐसा नहीं लिखोगे कि इंट्रो और उसके बाद लिख रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, वो आपका जो आप कंटेंट लिखोगे वो इंट्रो होगा, ये आपको पता है। वहां पे लिख मत आना ऊपर इंट्रो उसके बाद लिख रहे हो बॉडी, नहीं। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है, मैं समझाऊंगा, सैंपल क्वेश्चंस भी लाया हूं दिखाने के लिए, उससे समझाऊंगा। ठीक है, देखो योर इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। ट्राई टू रिलेटेड विद एनी रिसेंट न्यूज और एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट द टॉपिक। ठीक है, अभी बस सुन लो, इसका मैं जब सैंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा उससे बताऊंगा, इतना बस याद रखना। ट्राई टू रिलेटेड विद एनी रिसेंट न्यूज। अब मुझे ये बदलना पड़ेगा यार, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ ना ये कर्सर वाइट हो जाता है, आपको बाद में दिखाता है कलर में, लेकिन मैं जब शूट कर रहा होता हूँ वीडियो तो मेरे को वाइट ही दिखाता है कर्सर, भी पता नहीं चलता कर्सर कहाँ है। ठीक है, अगली बार से मैं स्लाइड कलर चेंज करके लाऊंगा जिसमें वाइट कर्सर दिखे। प्लीज बियर विद दिस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो रिलेटेड विद एनी न्यूज, जो अगर कुछ मान लो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है, अभी वो भी दिखाऊंगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, इंट्रो में आपको पता है कि ये क्वेश्चन क्यों आया है। अगर आपने पढ़ा है कि भाई जैसे मान लो अभी वही सैंपल क्वेश्चन भी है, इंडियन रुपी जो फॉल कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, उस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आपको अगर वहां पे आ जाएगी व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉलिंग वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं, जस्ट अज्यूम। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको पता है ये क्वेश्चन क्यों आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्यों आया है ये आपको पता है। ठीक है, तो आप इंट्रो में क्या लिख सकते हो कि द रीसेंट फॉल ऑफ इंडियन रुपीज अगेंस्ट द डॉलर हैज इंपैक्टेड। ठीक है, ऐसे करके, या आप नंबर भी कह सकते हो कि एज ऑन दिस इस मंथ में, इस साल पे इंडियन रुपी की वैल्यू इतनी हो गई है, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, जो भी रीसेंट नॉलेज है, करंट अफेयर है, उसके बारे में वो लिख सकते हो। बेस्ट इंट्रो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए। स्टैटिक क्वेश्चन को याद आए उसके लिए कैसे लिखोगे वो ही बताऊंगा अभी। ठीक है, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे रिलेटेड आप वो डाल सकते हैं, अभी दिखाता हूं। When it comes to the body of your answer, make your headings using the keywords of the question itself. I will explain this. इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो एक सैंपल क्वेश्चन ही चाहिए। ठीक है, बताऊंगा। Always substantiate your point. बेटा ये जो पॉइंट है ना, यही बच्चे क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, और आपको इसी को हिट करना है। आप याद रखो, इसी को हिट करना है बच्चों, ये मिस मत करना। कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, उसको सब्सटैंशिएट करो। सब्सटैंशिएट मतलब कैसे करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं बस हवाबाजी कर रहा हूं, कोई क्या दिखाओ तेरा चैनल कहाँ है, तो मेरा तो चैनल है ही नहीं, मैं दिखा ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि हवाबाजी बस बातें कर रहा हूँ। अरे मैं तो पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ, यूपीएससी के मेंटोर हूँ मैं, यूपीएससी के लिए मैं क्या करता हूँ, कई बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, उनको आंसर राइटिंग सिखाता हूँ। अच्छा दिखाओ जरा कैसे सिखाते हो, क्या करते हो, कोई प्रूफ ही नहीं है। अपनी बात को मैं सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। कहने का ईजी मतलब क्या है कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए प्रूफ होना चाहिए आपके पास, अपनी बात रखने के लिए प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर सब्सटैंशिएट कैसे करूंगा अपनी बात को कि मैं यूपीएससी मेंटोर हूं, दिखा दूंगा, देखो अनअकैडमी पढ़ा रहा हूं, ये देखो मेरी प्रोफाइल, देखो मेरी प्रोफाइल यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, है ना, ये सब्सटैंशिएट हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ गए। ठीक, फिर उसके बाद मतलब एग्जांपल्स आप दे दोगे। ठीक, अभी ये भी समझाऊंगा क्वेश्चन में, दिखाऊंगा। ठीक, कीप योर लैंग्वेज वोकैब सिंपल एंड इफेक्टिव। ये भी कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोग सोचते हैं कि ये इंग्लिश का एग्जाम है, खतरनाक वोकैबलरी के चक्कर में पड़ जाएंगे, कुछ वर्ड्स याद करने लगेंगे। ठीक, लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। ठीक है, शशि थरूर बन जाएंगे एकदम। ठीक, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल एंड इफेक्टिव। योर आंसर शुड कन्वे द मैसेज, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी लैंग्वेज और अपनी वोकैब सिंपल रखो। इस गिमिक में मत पढ़ना कहीं से भी दूर दूर तक कि मैं अगर खतरनाक वर्ड यूज कर दूंगा ना
ठीक है, जैसे मैं लिख कर आ रहा हूं स्ट्रेंज, मैं लिख कर आ रहा हूं स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज क्या खतरनाक वर्ड, एसेंट्रिक, ठीक। आप क्या सोच रहे हो, मैं स्ट्रेंज नहीं लिखूंगा, वो क्या वर्ड था, वो क्या वर्ड था, वो क्या वर्ड था यार, पढ़ा तो था, लिख के सारे वर्ड्स डिफिकल्ट याद भी किए थे कि यूज करूंगा, एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा, 2 मिनट गया, 3 मिनट गया, 2-3 मिनट अगर गया ना मेंस एग्जाम में बेटा, इससे बड़ा नुकसान जीवन में कोई नहीं हो सकता। आप प्री क्वालिफाई करके मेंस में बैठे हो, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर मेंस में जाके वो कैप के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो हो गया। आप एसेंट्रिक लिखने के लिए स्ट्रेंज का जो अलग वर्ड है वो एसेंट्रिक हो सकता है, अब एसेंट्रिक याद ही नहीं आ रहा है, पढ़े हुए उसके पीछे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक। कंक्लूजन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक। सबको मैं आपको समझाता हूं किससे, अब मैं अपनी बात को सब्सटेंशिएट करूंगा, ये समझे। मैंने सारी बातें बोल दी, अभी मैं अगर आपको दिखा ना पाऊं ना कि ये क्यों मैं बोल रहा हूं या मैं कैसे करूंगा, ये सब्सटेंशिएट ना कर पाऊं, तो ये सब क्या हो जाएगी, हवाबाजी हो जाएगी, और हवाबाजी नहीं करनी है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। चलो अब दिखाता हूं आपको पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन एक है, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, पहले तो इस वर्ड को समझो, फिरोज शाह तुगलक एज अ रूलर। अब देखो क्रिटिकली एनालाइज, अरे यार मूवी देखने जाते हो ना, क्रिटिक्स का काम क्या होता है, क्रिटिक्स का काम क्या होता है, यहां से देखो क्रिटिक्स का काम क्या होता है, मूवी क्रिटिक्स होते हैं ना, रिव्यूज देते हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताते हैं और इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है ये बताते हैं, कि क्या कमी थी, क्या ये अच्छाइयां थी, बस आपको भी क्रिटिक बनना है, कमी अच्छाई बोथ साइड ऑफ द कॉइन्स बताने, मतलब एनालाइज करना है एक क्रिटिक बन के फिरोज शाह तुगलक को एज अ रूलर। देखो मैंने क्या कहा था, अगर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना कोई, तो तुम करंट उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज है वो डाल सकते हो, ठीक। लेकिन यहां तो करंट ओरिएंटेड नहीं है, यहां स्टैटिक है। अब यहां क्या बताया था, जितनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता है वो डाल सकते हो, और जितनी पता है सब मत डाल देना। ये मत डाल देना कि ये आए थे और तब हालत बहुत खराब थी, मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो इनको बैठाला गया। पूरा चिट्ठा मत लिखने चले जाना, जितनी इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है। सीधे सीधे आपका इंट्रो 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, बहुत बहुत हो गया, अगर बहुत ही ज्यादा हो गया तो 4 लाइन, वरना 3 लाइन में खत्म करने की कोशिश करो। देखो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फिरोज शाह तुगलक ascended the throne after the sudden death of मोहम्मद बिन तुगलक in the year 1351 AD। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, क्लियर। 2 से 3 लाइन में आपका इंट्रो हो गया, बस ये इंट्रो है, ये इंट्रो है, ठीक। अब देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप क्या कर सकते थे, स्किप कर सकते थे, ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते थे, ठीक। लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे आता है, मैं अपने ईगो से कैसे लड़ूं, ठीक है। तो अब ईगो से भी लड़ना आता भी है, कभी कभी नॉलेज बायस हो जाता है बेटा, नॉलेज बायस हो जाता है। नॉलेज बायस मतलब क्या, व्हेन यू नो समथिंग यू कैन नॉट होल्ड उसको लिखने से, यू कैन नॉट होल्ड योर सेल्फ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन इसको आप ये स्किपेबल था, ठीक है। स्किपेबल क्यों था, बिकॉज क्वेश्चन में इसकी उतनी नीड नहीं थी, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो क्वेश्चन में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक ठीक। तो मैं स्किपेबल क्यों बोल रहा हूं, अगर सर 4 चांद लग जाएंगे तो लिख ही देते हैं, स्किपेबल क्यों बोल रहे हैं, स्किपेबल बोल रहा हूं क्योंकि टाइम जाएगा, और इसको लिखने जाओगे तो वर्ड लिमिट भी आपकी जाएगी। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये है 15 मार्क्स का, 250 वर्ड, ठीक। तो वर्ड लिमिट भी जाएगी। अब क्या करना है, 20 का रास्ता निकालना है, ठीक। क्या करा मैंने, ऐसे एक क्या कहेंगे इसको, फ्लो चार्ट कह लो, फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया। कंडीशंस प्रिवेलिंग, जब ये गद्दी पर बैठे तो कंडीशन प्रिवेलिंग क्या थी, बंगाल डिक्लेयर कर चुका था इंडिपेंडेंस, पीपल अनहैप्पी थे मोहम्मद बिन तुगलक के रूल से, सिंध भी रिवोल्ट में था, पेनिनसुलर स्टेट्स कई सारे आजाद हो गए थे, विजयनगर, बहामनी, ठीक है। तो कंडीशंस प्रिवेलिंग बता दी, क्यों, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को एज अ रूलर हम जब आगे बताएंगे तो उसको एसेस करने के लिए ये पता होगा एग्जामिनर को कि यार इस लड़के को पता है या इस लड़की को पता है कि जब ये रूलर बना तो कैसा माहौल था। देखो इंसान कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, ना ही पूरी कंडीशंस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो क्या कंडीशंस थी तब उसने गद्दी संभाली, ठीक। तो ये लिखना है, ठीक।
अगर ऐसे कर पा रहे हो एग्जाम में, दिमाग चल रहा है, इसके लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग। इसके लिए चाहिए ट्रेनिंग, ये इनबिल्ट होगा। तुम तुरंत क्लिक कर जाओगे कि भाई कहां पर मैं फ्लो चार्ट बना सकता हूं, ठीक है। आप कभी एग्जाम में करूंगा जाके, नहीं। अगर इसकी ट्रेनिंग है आपके पास, हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं होता है, अगर इसकी ट्रेनिंग है आपके पास तो आप कर ले जाओगे। वर्ड लिमिट भी बची, टाइम भी बचा, खटाखट बनाया, आपका पर्पस भी सॉल्व हो गया। इसीलिए ट्रेनिंग, प्लीज ट्रेन योरसेल्फ टू राइट द आंसर्स, ठीक। अब आगे किसके? फिरोज शाह तुगलक एज अ रूलर। अब मैंने क्या बोला था, आपकी बॉडी में क्या जो हेडिंग्स हैं वो कहां से उठाओ? वो हेडिंग उठाओ क्वेश्चन के कीवर्ड से। इस क्वेश्चन में तो उतने कीवर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करा हमने? क्रिटिकल एनालाइज फिरोज शाह तुगलक एज अ रूलर। हेडिंग अपनी कहां से उठा ली? यही। अरे जब उसने पूछा ही यही है, वो जानना ही यही चाहता है, वो सुनना ही यही चाहता है, तो उसको सुनाओ ना। जो खरीदना चाहता है वही बेचो ना, समझे? ही, अब देखो पहला रूलर क्या, एज अ रूलर बताना है क्या था? पहला पॉइंट, ही वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर। मैंने बोला वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर नहीं था। अब ये छुपा दो। अगर मैं ये ना लिखता, जो मैंने 1.1 1.2 लिखा है, ये मैं ना लिखता तो क्या ये हवाबाजी हो जाती। ही वॉज नॉट अ मिलिट्री कमांडर लिख के आगे बढ़ जाता दूसरे पॉइंट पे, ये कहा जाती हवाबाजी। सब्सटेंशिएट करा मैंने। जब मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर नहीं है, तो क्यों नहीं है भाई? बंगाल को 1353 और 1359 में वापस जीतने गया, नहीं जीत पाया, फेल्ड एक्सपेडिशन। 1361-62 में सिंध का भी फेल्ड एक्सपेडिशन करता है। मेरी बात अब क्या हो गई? अब सब्सटेंशिएट हो गई मेरी बात। अब एग्जामिनर को पता है लड़का ये कह रहा है, इसकी बात में दम है, ठीक है, इसको पता है, ठीक। अब ये जो 1 और 1.1 है, देखो ये लिखने का तरीका है अपना अपना। मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है। 1 मतलब क्या हो गया? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, हम लोग सब हेडिंग्स बनाते हैं, तो 1 ये है, उसका सब पॉइंट क्या 1.1 हो गया, मैंने उसके अंडर। ये मेरा तरीका है। आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ये आपको नहीं करना है, आप डैश करके डॉट डॉट बना के दोनों पॉइंट उसके अंदर भी लिख सकते हो। बेटा देखो लैंग्वेज कैसी है, शॉर्ट, क्रिस्प, इफेक्टिव, सिंपल। ही वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर। जितना छोटा लाइन लिख सकते हो उतना लिखो। एक लाइन में लिखा मैंने, और फिर फेल्ड एक्सपेडिशंस ऑफ बंगाल इन 1353 1359। देखो कैसे लिख रहे हैं, समझ गए? समझ गए? सब्सटेंशिएट वाला पॉइंट समझ गए? अभी और दिखाऊंगा सब्सटेंशिएट कैसे करना है, समझ गए? लैंग्वेज, वोकैबुलरी सब समझ गए? इनके इस गिमिक में नहीं पढ़ना है, इस साइकिल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे, अगला। अब दूसरा पॉइंट, ही वॉज ऑल्सो नॉट एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड फॉलोड पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अब मैंने क्या बताया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर एबल नहीं थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये काबिल नहीं थे, ठीक है, कुशल नहीं थे। और पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मतलब सबको खुश करके सेटिस्फाई करने की पॉलिसी, ठीक है, कि आप कोई कुछ बोला, अच्छा तुम खुश हो, सब खुश रहेंगे तो ये रूल कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, अपीजमेंट, खुश करना। अब फिर ये हवाबाजी हो जाती अगर मैं सब्सटेंशिएट न करता। अब सब्सटेंशिएट कैसे करा है? सब्सटेंशिएट मैंने ऐसे करा है, क्या लिखा है? प्लीज्ड उलेमास, जो धर्म गुरुज होते थे, बाय इन्वॉल्विंग देम इन पॉलिसी मेकिंग। उलेमास की बहुत एडवाइस मानता था, ठीक है। उलेमास के प्रेशर में आके इसने ब्राह्मण्स तक पे जजिया लगा दिया था, ठीक है। ब्राह्मण्स पहले जजिया नहीं देते थे, ठीक है, इसने लगाया था, ठीक। प्लीज्ड नोबल्स बाय रिस्टोरिंग देयर प्रिविलेजेस, ठीक। अब देखो यहां एक चीज आप कर सकते थे, ठीक, नोबल्स को उसने उसके प्रिविलेज रिस्टोर कर दिए, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एकदम ही उन लोग को नकार रखा था, ठीक। अब 2.2 में लिखा है 2.2.1 सब पॉइंट का भी सब पॉइंट आप बनाकर क्या लिख सकते थे यहां पे? मेड इक्ता सिस्टम हेरिडेटरी। सब्सटेंशिएशन ऑन नेक्स्ट लेवल हो जाता, ठीक है। नोबल्स को उसने खुश करा, इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी बना दिया, ठीक। चलो, प्लीज्ड पीजेंट्स बाय फॉरगोइंग सोनधार लोन्स। अब मैंने देखो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उलेमास, नोबल्स, पीजेंट्स, सबको कैसे अपीज कर रहा है, कैसे प्लीज कर रहा है, सबका एक सब्सटेंशिएशन दे दिया। अब मेरा जो दूसरा वाला पॉइंट था ये सही प्रूव हो गया, ठीक। अब क्या है, अब तो जो जो सच्चाई थी सब लिखनी है ना, अच्छा बुरा। अब बुरा लिख दिया, अब अच्छा भी तो है वो भी लिखो, क्रिटिकली एनालाइज है। ही वॉज अ वेरी जेनरस एंड वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर, ठीक है। सब्सटेंशिएट किया, चैरिटी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करता है, वेलफेयर ऑफ स्लेव्स के लिए स्टैब्लिश करता है, पेंशन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करता है, 5 कैनाल्स क्या बनाता है इरिगेशन के लिए, दारुल शफा जो कि हॉस्पिटल्स थे, ये क्या थे? हॉस्पिटल्स थे, ये बनाता है, ठीक है, ये चैरिटी हॉस्पिटल्स थे, ठीक, ये बनाता है। सारी बातें क्या होती जा रही हैं? सब्सटेंशिएट होती जा रही हैं। देखो और अच्छी बात कही, कैरिड आउट मैनी रेवेन्यू रिफॉर्म्स। एज अ रूलर कैसा था बताना है ना, तो सब बताएंगे, ठीक है। रेवेन्यू असेसमेंट करा, रेवेन्यू फिक्स कर दिया, इजारादारी सिस्टम हुआ, ठीक है। अब वब जितने भी सेसेस होते थे, जो
ऊपर से टैक्स लिए जाते थे वो एबॉलिश कर दिए, बोला कि केवल शरीयत के 5 टैक्सेस लूंगा, ठीक, जुडिशियल रिफॉर्म्स करे, ठीक है। अब मैंने दोनों पहलू बता दिए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो बच्चों, अब खेल है, सबसे बड़ा खेला अब होने वाला है। खेला जो है ना आपका, वो इंट्रो और कंक्लूजन में होता है। अपनी इंट्रो और कंक्लूजन गेम बहुत स्ट्रांग कर लेना, ये बता रहा हूं मैं आपको। बॉडी सब लिख लेते हैं, मतलब सब तो नहीं पर मेजोरिटी ऑफ तो बच्चे लिख लेते हैं, पर इंट्रो और कंक्लूजन ये आपका बहुत टाइट गेम होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों हो गए। अब मैंने क्या बताया था, कंक्लूजन शुड बी बैलेंस्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अब यहां फॉरवर्ड लुकिंग तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, यहां पे फॉरवर्ड लुकिंग क्या करोगे, मैं फिरोज शाह तुगलक से कहना चाहूंगा कि अगले जन्म जब भी आना तो इन सबको ठीक कर लेना, ऐसे नहीं, ठीक है। यहां पे आपका बैलेंस्ड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस पूछ रहा है, दोनों साइड आपने बताई है। अब एक साइड आप कंक्लूजन में नहीं ले सकते हो। देखो कंक्लूजन देखो, सुल्तान फिरोज कैरिड आउट मेनी रिफॉर्म्स बट कुडंट अंडरटेक टेरिटोरियल एक्सपेंशन। मेनी रिफॉर्म्स, बोला हाँ रिफॉर्म्स बहुत करे हैं, अच्छी बात। दूसरा क्या, टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं कर पाया, फिर गलत बताया, अच्छा बुरा बताया, बैलेंस हो गया। अब देखो, हाउएवर ही डिड नॉट इवन लूज एनी टेरिटरी एडिशनली, उसने और कोई टेरिटरी भी नहीं खोई। और he can be ascertained as a liberal generous sultan with limited administrative liabilities। यहां पर भी क्या हो रहा है, कंक्लूजन में से 2 लाइन एलिमिनेट कर सकता था मैं, है ना, 2 लाइन एलिमिनेट। अगर मैं इतना भी लिखता, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक कैन बी ascertained as a liberal generous sultan with limited एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एबिलिटीज, ठीक है, ये भी परफेक्ट होता कंक्लूजन, ठीक। कंक्लूजन भी छोटा रखने की कोशिश करो, 3 से 4 लाइन कंक्लूजन, ठीक है, 3 से 4 लाइन कंक्लूजन, ठीक, समझ गए, बहुत ही बैलेंस्ड कंक्लूजन, ठीक बेटा, समझ गए, सब्सटेंशिएट वाली गेम समझ गए। इंट्रो शॉर्ट क्रिस्प, रिलेटेड टू द क्वेश्चन, फैक्चुअल नॉलेज है डाल दो, करंट है तो डाल दो, ठीक है। बॉडी में क्या है, हेडिंग्स बनाओ, कहां से, क्वेश्चन के कीवर्ड से ही, ठीक। अगला पॉइंट, लैंग्वेज कैसी, सिंपल इफेक्टिव। इस गिमिक में नहीं पढ़ना है, इस साइकिल में, इस चक्रव्यूह में नहीं पढ़ना है कि मैं जो हूं वो बता दूंगा कि मैंने बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं होना है, ठीक है, ऐसा नहीं होना है, ठीक। फिर कंक्लूजन कैसा है, कंक्लूजन और आंसर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये भी मत, अच्छा बताना भूल गया, स्ट्रक्चर देखो, आपका स्ट्रक्चर सुंदर होना चाहिए, लगना चाहिए सुंदर। कटिंग से तो बचो, काट पीट से बचो, एक्यूरेसी लाओ, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। हेडिंग लिखी, एक हेडिंग लिखी, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां हेडिंग नहीं लिख पाओगे आपको। जैसे 5 पे मैंने क्या करी, हेडिंग लिखी, मैंने 5 पे हेडिंग लिखी और फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स बता दिया, ठीक। अब उसके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको नंबर 5 या नंबर 4 लिख के पूरा स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, वो भी सुनिए, जहां स्कोप है वहां स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, अच्छा लगाओ अपने आंसर को, राइटिंग लेजिबल रखो, राइटिंग अच्छी रखनी है, अच्छी से मतलब लेजिबल ठीक ठाक रखनी है कि आ जाए पढ़ने में बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। और दूसरा, कटिंग नहीं करनी है, साफ काम करना है। समझ गए एक आंसर से। अगला, चलो अगला, अब करंट्स ओरिएंटेड एक आंसर देखते हैं, ठीक है। करंट्स ओरिएंटेड आंसर देखो, एक क्वेश्चन था, ये पहले का है, ये जुलाई अगस्त के टाइम का है आई गेस। द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ रूपी हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स देन जस्ट अ डेंट ऑन एक्सचेंज रेट। डेंट मतलब कि असर। तो देखो जो रूपी गिर रहा था बहुत तेजी से उस समय, ठीक है, बोल रहा है जो रूपी का डिक्लाइन हो रहा है इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं। अब देखो ये क्या है, फार रीचिंग इफेक्ट्स। बोला था ना कल न्यूज़पेपर पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन सीखोगे उससे, कॉम्प्रिहेंशन सीखोगे ना उससे, एग्जैक्टली, ठीक है, यही है। अब फार रीचिंग इफेक्ट्स पता होना चाहिए क्या है, क्या बेसिकली पूछ रहा है, इम्प्लीकेशंस पूछ रहा है, मतलब जो रुपये गिर रहा है उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे या उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे ये पूछ रहा है, समझ गए, ठीक। देन जस्ट डेंट ऑन एक्सचेंज रेट, मतलब ये क्या कह रहा है, एक्सचेंज रेट्स पे तो डेंट आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी होंगे। मतलब क्या कहने का है हमको, इफेक्ट्स बताने हैं कि जो रुपये गिर रहा है उसके और क्या इफेक्ट्स होंगे एक्सचेंज रेट के अलावा। अब देखो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, करंट से अपडेटेड हूं, मुझे पता है क्वेश्चन क्यों आया है, मैंने उठाया करंट डाल दिया। इंडियन रुपी हैज टच्ड एन ऑल टाइम लो मार्क दैट इज
पास्ट 79 चला गया था आगे उस समय अगेंस्ट यूएस डॉलर. IMF हैज प्रेडिक्टेड इंडियन रूपी to slurp to near 94 rupees against dollar by financial year 2028-29. Absolutely brilliant intro. This is intro at its best वाली बात है. ठीक है, ऐसे ही लिखना है. अब फिर भाई बात, मुझे कॉजेस पता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन समय नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक सेकंड बेटा, हाँ जस्ट गिव मी अ सेकंड, माय बैटरी इज डाइंग, मैं लगा लूं वरना सारी मेहनत हम लोगों की. ओके, सो वी आर बैक, है ना. ठीक, अब वही वाली बात आ गई, मुझे कॉजेस पता है, मैंने पढ़ रखे हैं, डाल दूंगा तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 150 वर्ड में लिखना है. ठीक है, क्या करूं, समय भी कम है, तो मैंने फिर से यही अपना लिया फंडा. ठीक है, फिर से यही अपना लिया फंडा. अब क्या आता है, अब आता है इफेक्ट्स. अब ये मुझसे क्या, मैंने देखो कीवर्ड कहां से उठाया, क्या फार रीचिंग इफेक्ट्स पूछ रहा है, कीवर्ड यही है, फार रीचिंग इफेक्ट्स. कर्सर से परेशान हूं मैं. फार रीचिंग इफेक्ट्स पूछ रहा है, मैंने वही बना दी हेडिंग. इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ रूपी भी सही क्या है, केवल तुम इससे अच्छा इफेक्ट्स भी लिख सकते थे. यहाँ मार्जिन नहीं है यार, आई डोंट नो कैसे छूट गया, मार्जिन होनी चाहिए है ना, यहाँ मार्जिन जरूर बनाना. देखो अब इफेक्ट्स क्या है, अब मेरे को सेंटेंस में ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, हेडिंग वाला गेम इसमें नहीं चल सकता है. पहला क्या लिखा, इट विल फर्दर इंक्रीज अवर इंपोर्ट बिल्स, इंडियन इंपोर्टर्स विल हैव टू पे मोर फॉर इंपोर्ट्स. ठीक, पहला इफेक्ट, छोटा छोटा लाइन में आसान भाषा में लिख रहे हैं हम लोग. ठीक है, हायर इंपोर्ट बिल्स विल ओनली फ्यूल इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक प्राइसेस विल गो अप. समझाना नहीं है पूरा कि इन्फ्लेशन, उससे दाम बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल वगैरह सब बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा ना, समझाना नहीं है, सब पता है. बस इधर लिखना है इन्फ्लेशन फ्यूल करेगा, डोमेस्टिक प्राइसेस विल गो अप, खत्म बात, यहीं पे बात खत्म. ठीक, अगला अब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विल हिट अ लो. अब यहां पे स्कोप था मेरे पास कि मैं अपनी बात को कैसे फैक्चुअल डेटा से क्या कर पाऊं, सब्सटेंशिएट कर पाऊं, कर दिया. आरबीआई हैज सीन अ फॉल ऑफ अप्रॉक्स 50 बिलियन यूएस डॉलर इन फॉरेस्ट रिजर्व्स इन पास्ट 7 to 8 months. जहां मौका मिले, जो भी पढ़ा है उसको लिखो, इसीलिए कहते हैं डेली पढ़ो. डेली पढ़ोगे तो किस में रहोगे, फायदे में रहोगे, उस फ्लो में रहोगे, है ना. इट इज बिकॉज आरबीआई लुक टू सेल डॉलर्स इन द फॉरेक्स टू कुशन द फॉल ऑफ रुपीज. ठीक है, ये बता रहा रूपी फॉल करता रहेगा तो आरबीआई को डॉलर सेल करने ही पड़ेंगे, है ना. तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ये हो गया. ठीक, ब्रिलियंट पॉइंट. इकोनॉमी विल बिकम वॉलेटाइल, डिसएनकरेजिंग इन्वेस्टर्स इन इंडियन मार्केट. अब मैंने क्या कहा कि इन्वेस्टर्स क्या हो जाएंगे, कम इंटरेस्टेड होंगे, डिसएनकरेज होंगे. ठीक है, हमारे में इन्वेस्ट करने में क्या होगा, एफडीआईज और एफडीआईज दोनों सफर करेंगे. एफपीआईज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों करेंगे. अब देखो ये जो हेडिंग है ना, वे फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन में स्कोप है. मैं कह रहा हूं जहां भी स्कोप मिले मस्ट इंक्लूड दिस हेडिंग, मस्ट बी, बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनने जा रहे हो. कल को जाके कैबिनेट में बैठोगे, कल को जाके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठोगे, कल को जाके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठोगे. योर एटीट्यूड शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग. ऑल द प्रॉब्लम्स विच कम टू योर वे यू शुड हैव अ सोल्यूशन. ठीक है, if not should have a solution, you should at least think of a solution, you should try to bring the solution. ठीक है, this tells that your mindset is problem solving, your mindset is to move ahead with a solution, to move to better times, to move to better condition. This shows way forward. You must include. ठीक है, ठीक है, मस्ट केवल कंसर्न्स बता के, इफेक्ट्स बता के नहीं, सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना भाई. ठीक है, सॉल्यूशन ये दे रहा, सोल्यूशन क्या करेंगे. देखो मैंने पैराग्राफ में लिखा बिकॉज आई वॉज शॉर्ट ऑफ वर्ड लिमिट. अगर आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या कुछ होगा, आप इसको पॉइंट से भी लिख सकते हो. ठीक है, एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट फर्दर डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर थ्रू स्क्वीजिंग सप्लाई ऑफ रूपी इन द मार्केट. रूपी की सप्लाई थोड़ी स्क्वीज करो. फॉरेन एक्सचेंज रेट्स मस्ट बी, हाउएवर, देखो ये एक बताया, लेकिन फिर से बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड देना है. ठीक है, अब ये नहीं कि आप एक्सचेंज रेट को क्या करने लगे,
कंट्रोल करने लगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं उनको डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस पे ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वे फॉरवर्ड कुड हैव बीन बेटर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई वुड शुड हैव पॉइंट 1 करके मैं ये लिखता, है ना, पॉइंट 2 करके ये लिखता, तो वर्ड लिमिट बचती, सब बचता। ठीक है, अब देखो क्या कंक्लूजन कैसे होगा। फॉल ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज अ प्रॉब्लम विच विल अफेक्ट ओवरऑल हेल्थ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, यहां तक क्या हुआ, दिक्कत बताई कि हाँ भाई दिक्कत तो है। हमने क्वेश्चन में अपने एक एक चीज अलग अलग बताई पर्टिकुलर, यहां इन जनरल बात कर दी कि भाई ओवरऑल हेल्थ इंडियन इकोनॉमी की इफेक्ट करेगी एंड इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स। सीधे बोल दिया कि भाई इमीडिएट अटेंशन चाहिए वेरियस स्टेक होल्डर्स से। फॉरवर्ड लुकिंग और बैलेंस्ड कंक्लूजन हो गया। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड बेटा। अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आई रिपीट, प्लीज रीच आउट टू मी, कमेंट कर दो। आंसर राइटिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा, आंसर लिखने बैठे आधा अधूरा लिख पाए, फिर आगे लिख ही नहीं पा रहे हो, वही आधा मुझको भेजोगे, सर इतना लिख पाया मैं, इसके आगे नहीं लिख पाया। प्लीज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। ठीक है, मैं तुमसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला इस चैनल की खास बात क्या होने वाली, बाकी चैनल से बहुत अलग है, कम्युनिकेशन टॉप पे होने वाला है। फिर से ईमेल अपना मेंशन कर रहा हूं मैं, कोई भी क्वेरी हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी, केवल आंसर राइटिंग नहीं, A to Z। अरे मन नहीं लग रहा है, अपने पीजी में गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, तो भी वो उसका भी समाधान मेरे पास है। ठीक है, मम्मी की याद आ रही है, चलो उनका भी समाधान मेरे पास है, सब समाधान है। ठीक, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, नशे में पड़ गए हो, उसका भी समाधान मेरे पास है। ठीक है, श्रीवास्तव निमित 0305@gmail.com जुड़ जाइए, कनेक्ट करिए और तैयारी करते में अपने साथियों को मत छोड़ो। मैंने फिर बताया था, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ जरूर रखो। ठीक है, प्लीज इस बात को समझो। और आंसर राइटिंग को हम आपकी ना मास्टर करा कर ही दम लेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर जर्नी। ठीक है, इस बात को याद रखना। हम थोड़ी देर बाद अपनी दूसरी वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसमें हमने 15 नवंबर का, वो कल की वीडियो है, वो अपलोड नहीं हो पाई थी किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से। और मैं चाहता भी था कि पहले, मैंने सोचा बाद में कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पहले मैं चाहता था आपको आंसर राइटिंग सिखाऊं। ठीक है, जो कि सिखाने के लिए मैंने ट्राई किया है। अगर अभी कोई दिक्कत है तो मुझ तक रीच करो, क्योंकि जो 15 नवंबर का DNA आने वाला है, डेली न्यूज एनालिसिस, उसमें मेंस और प्रीलिम्स सेगमेंट के बाद क्या है, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, जिसका आपको मुझे लिखकर क्या भेजना है बेटा, PDF बना के भेज देना, मुझे PDF बनाकर ही भेजना। ठीक है, मेल पर, मेल आपके सामने है। ठीक, प्लीज इस चीज को इंश्योर करो, रोज मेरे साथ आंसर लिखो। 2 से इंक्रीज करके हम 3 पे ले जाएंगे, 3 से इंक्रीज करके हम 4 पे ले जाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन 1 महीने तक 2 ही आंसर लिखो। टाइम को भूल जाओ कि कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग रहे हैं लिखो, 16 मिनट लग रहे हैं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। देख के लिखना पड़ रहा है, याद नहीं आ रहा है, लिखो। ठीक है, बट लिखो। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैं देखने के लिए हूं, मेल ID पे मैं देखने के लिए हूं। रीच मी आउट, ठीक है, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस इन योर प्रिपरेशन। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? ओके, सो आई थिंक इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था वो आपको मिल गया होगा। कम शब्दों में हम लोग बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। इतना टाइम ना आपके पास देने के लिए है ना मेरे पास। ठीक है, हम लोग अपने अपने लाइफ में अपनी अपनी चीजों में लगे हुए हैं। छोटी वीडियोस, क्रिस्प वीडियोस रखेंगे यहाँ पे। ठीक, संडे से मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर रहा हूं, पहले ही बताया है। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ो हिस्ट्री, मजा आएगा। ठीक है, नहीं मजा आए तो पैसे वापस, जो कि लिए ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो। ठीक है, समय तो नहीं वापस कर सकता। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गए। संडे को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, फैला दो, फैला दो। ठीक है, फैला दो। जो हमारा स्टैटिक पोर्शन वाला जो रहेगा ना पार्ट, वो बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो बोर्ड पे रहेगा। और ये जो करंट वाला पार्ट है ये इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, ठीक, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, DNA ऑफ 15 नवंबर 2023 कुछ ही घंटों में आ जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।